हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या था स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। Financial management manages the financial activities, all the activities which is related to operating and for starting the business. कोई सी भी activities, finance needed, finance required for operating the business or to start the business. Finance required for operating the business or to start the business. और जितनी finance हम लोगों को चाहिए इसी को तो क्या बोलते हैं? Yes, financial activities, and all the financial activities managed by the financial management. All the financial activities managed by the financial management. क्या बोलते हैं जी? Financial management. There are three decisions taken by the financial management. First decision, investment decision. Second decision, financing decision. Third, dividend decision. Investment decision. Investment decision. कितना पैसा चाहिए? Investment decision divided into two parts. Working capital requirement and fixed capital requirement. Working capital requirement and fixed capital requirement. सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन सा था? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिर आपने मुझे बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. Factors affecting fixed capital requirement, and there are three factors which are CRC. CRC. C का मतलब कैश फ्लो, R का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड अगेन C का मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. सेकंड मेरे पास डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजन. कौन सा डिसीजन था? यस, फाइनेंसिंग डिसीजन. सेकंड मेरे पास डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हाँ जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. देयर आर टू सोर्सेज. Yes, there are two sources for finance. There are two sources. That is owner's fund and borrowed fund. Owner's fund and borrowed fund. The best example for the owner's fund, equity, and for the borrowed fund, debt. And the debt equity ratio is known as capital structure. This is the most important decision taken by the financial management. And yes, we all know that the main aim of the financial management is to increase the wealth of shareholders. To increase the wealth of shareholders. अब कोई बात नहीं. To increase the wealth of shareholders. How shareholders' wealth increases? अगर उसको हम लोग क्या देंगे? That is earning per share. हाँ जी, earning per share. EPS. और EPS कब मिलेगा? जब क्या होगा? Profit. EPS कब मिलेगा? जब क्या होगा? Profit कब होगा? जब cost. बार बार हर क्लास में एक ही बात बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज बोलो यार. जब cost और revenue, जब cost कम लगेगी और revenue क्या होगा? ज्यादा. कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट कम लगेगी? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. और इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है? रिटर्न. क्या मिलता है? तो आप लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न क्या होना चाहिए? ज्यादा. और कॉस्ट क्या होनी चाहिए? रिटर्न क्या होना चाहिए? ज्यादा. और कॉस्ट क्या होनी चाहिए? देयर आर थ्री डिसीजन. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन. थर्ड, डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन मींस सोर्सेस, and there are two sources only. That is owner's fund and borrowed fund. Debt and equity. आई मेरी बात समझ? एकदम क्लियर है? अब जरा प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पीपीटीज हम लोग कवर कर रहे थे, और उसके बाद बच्चे आप लोगों ने मेरे साथ सेकंड डिसीजन में पहुंच गए थे. फाइनेंसिंग नहीं, डिविडेंड डिसीजन कर लिए. खुशी कहां तक कवर किया था? सेकंड वाला कर लेते. फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग अभी शुरू करना है. डिस्कस कर लिए थे. तो फैक्टर डिस्कस भी कर लिए थे. फैक्टर डिस्कस भी कर लिए थे. नहीं पढ़े थे. डिस्कस करके रीड करने 9 10. सुनो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन.
दैट मींस हम लोग सोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं। क्या ढूंढ रहे होते हैं? सोर्सेज। क्या ढूंढ रहे होते हैं? सोर्सेज। एंड देयर आर टू सोर्सेज। कौन कौन से भी? देयर आर टू सोर्सेज। कौन कौन से? ओनर्स फंड एंड ओनर्स फंड एंड। अब जरा ध्यान से बात सुनना। वैसे तो मेरे पास फैक्टर्स बच्चे बहुत सारे थे, हाँ जी, वैसे तो बच्चे मेरे पास ना फैक्टर्स ना बहुत सारे थे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट ना मैं आप सब बच्चों को ना सिर्फ एक फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान सुनो। लास्ट क्लास से सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर गुप्ता जी बात हो रही है कि जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल के अंदर कितना पैसा डेट से आएगा और कितना पैसा इक्विटी से आएगा। इसी डिसीजन को बोलते हैं क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग। टोटल कैपिटल के अंदर कितना पार्ट डेट का होगा और कितना पार्ट इक्विटी का होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो। क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी। और क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। एक फैक्टर है, जैसे कि जब कभी भी स्टूडेंट बात करता है ना कॉस्ट के रिगार्डिंग, जब कभी बात कैसे बातें करते हैं? कॉस्ट। तो वो बोलता है कि जो मेरे लिए कॉस्टली है, कॉस्टली मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है? आप बताओगे जरा एक बार कौन सा कॉस्टली है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कॉस्टली है बच्चा आप लोगों के इक्विटी शेयर्स। सबसे ज्यादा कॉस्टली आप लोगों के लिए इक्विटी शेयर्स घोषित रहा है, क्योंकि ना डिवेंचर होल्डर्स को आप लोगों ने ना इंटरेस्ट देना होता है और इंटरेस्ट ना फिक्स्ड होता है बाजी, 10% है 15% है, वो क्या है? फिक्स्ड। जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट इंटरेस्ट से क्या हो सकता है? ज्यादा। मतलब कंपनी की जेब से जाएगा ज्यादा। कंपनी शेयर होल्डर्स को जो देती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब कंपनी की जेब से क्या जा रहा है? डिविडेंड। और डिवेंचर्स पे क्या जाता है? इंटरेस्ट। इक्विटी भी क्या जाता है? डिविडेंड। डिवेंचर्स पे क्या जाता है? इंटरेस्ट। इक्विटी क्या जाता है? डिविडेंड। एंड डिवेंचर्स पे क्या जाता है? इंटरेस्ट। और कंपनी क्या चाहती है? उसकी कॉस्ट कम करनी। तो कॉस्ट ज्यादा किसकी लगती है? इक्विटी की। किसकी ज्यादा लगती है? इक्विटी की। किस चीज पे? ये मेरी बात समझ आई? मैं मानता हूं कि ना डिवेंचर्स में फिक्स देना होता है बाजी, मैं मानता हूं ये बात, डिवेंचर्स में फिक्स देना होता है और ये बेटर भी है। हाँ जी, वहीं पे कर रहे हो सब सोच जल्दी। हाँ जी, डिवेंचर्स पे क्या देना है आप लोगों ने? इंटरेस्ट। बस यहीं पे खड़ा हो जल्दी प्लीज, गेट बंद कर देगा। डिवेंचर्स पे क्या देना है? इंटरेस्ट। मुझे पता है स्टूडेंट्स की वो इंटरेस्ट जो मिला है वो कैसा है? फिक्स्ड। मुझे बात पता है 10% देना है, वो 10% देना है जितने मर्जी कंपनी ग्रो कर जाए। यहाँ पर यार एक शेयर 10 रुपीस का, कल को वो शेयर 1000 का हो जाता है, 1 लाख का हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कंपनी को अपने पॉकेट से ज्यादा किस लिए देना पड़ सकता है? डिविडेंड्स के लिए। और डिविडेंड मतलब कौन? शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। कौन है जी? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका मतलब कॉस्ट कंपनी के लिए ज्यादा किसके लिए है? इक्विटी के लिए। किसके लिए? और किसके लिए कॉस्ट कम है? डिवेंचर। तो जब कभी मेरे माइंड में क्या आता है? कॉस्ट। बोलो ना, जब मेरे माइंड में क्या आता है? कॉस्ट। जब बोलो ना, जब मेरे माइंड में क्या आता है? कॉस्ट। जब मेरे माइंड में क्या आता है? मेरा मन करता है कि एक काम करता हूं, मैं सारे पैसे किससे ले आता हूं? डिवेंचर से। किससे ले आता हूं? डिवेंचर। इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है। अब राहुल कहता गुलाल सर मैंने एक वर्ड सुना, मैंने बोला हाँ बता क्या सुना? कैसा? कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। कैसा? फ्लोटेशन का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ पता है। मेरा फ्लोटेशन का मतलब होता है सर इशूइंग कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस इशू करना, लोगों को इनवाइट करना, आओ आओ क्या लो? शेयर्स। फिर अलॉटमेंट होगी, फिर फर्स्ट कॉल, अंडरराइटर्स हायर करना, ब्रोकर्स हायर करना। ओ माय गॉड, फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा किसकी होती है? इक्विटी की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? इक्विटी। सबसे ज्यादा किसकी होती है? इक्विटी। यहां पर मेरा मन क्या कर रहा है? क्या इशू करूं जी? डिवेंचर्स। क्या इशू करूं? भाई पहले भी कॉस्ट की बात करी थी, दोबारा कॉस्ट की बात करी, मेरा मन कर रहा है मैं क्या इशू करूं जी? डिवेंचर्स। क्या इशू करूं? डिवेंचर्स। दिमाग में रिस्क आ गया, एक नया फैक्टर आ गया। कौन सा फैक्टर? फैक्टर का नाम क्या है? रिस्क। बोलो ना, फैक्टर का नाम क्या है भाई? अब जब रिस्क की बात करो तो मुझे किसने एक वर्ड समझाया था? फाइनेंशियल रिस्क। मैंने बोला ये क्या होता है? कह रहे टोटल कैपिटल के अंदर जितना ज्यादा आपका बोरोड फंड होता है, टोटल कैपिटल के जितना ज्यादा आपका क्या होता है? बोरोड फंड, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। कह रहे बड़ी छोटी सी थ्योरी है। मैंने बोला बताओ।
कह रहे बोर्ड फंड का मतलब देना ही। तो देना ही देने वाली चीजों में क्या होता है? रिस्क। क्या होता है? तो टोटल कैपिटल क्या है? जितना फंड बोरो से आया, कितना से आया? बोरो से। उसी को बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क। तो कह रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क इज द कंपोनेंट ऑफ बोरोड फंड इन द टोटल कैपिटल। इन टोटल एवरी कंट्री है, यस एवरी कंपनी, हर कंपनी क्या चाहती है? हर एक कंपनी चाहती है कि उसका बोरोड फंड कम से मतलब उसका फाइनेंशियल रिस्क कम से कम लगे। तो जब रिस्क की बात करता हूं तो मेरे को डिवेंचर से बड़ा डर लगता है, मन करता है क्या इक्विटी क्या इशू करूं जी? इक्विटी। अब मेरी एक बात समझना, मैं क्या समझा रहा हूं, सुनो। अभी श्रुति हम सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, फिर आप कह रहे थे कौन सा इशू करेंगे? डेट, क्योंकि कॉल ज्यादा किसके लग सकती है? इक्विटी की। इक्विटी वाले को डिविडेंड्स बहुत ज्यादा देना पड़ सकता है। वो भी 2 दिन बाद की भाई, क्या पता शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ जाए। बट डिबेंचर्स शेयर की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ जाए, हां प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो जाए, डिबेंचर्स को देना वो जो क्या है? फिक्स। इसमें कंपनी को कब ज्यादा देना पड़ सकता है? इक्विटी। तो इसमें इक्विटी कॉस्ट, इसलिए कंपनी चाहती ज्यादा पैसा किससे लेकर आओ? डिबेंचर से। किससे लेकर आओ जी? डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन की बात करी तभी बोला कि ज्यादा पैसे किससे लेकर आऊं? डिबेंचर से। किससे लेकर आऊं? जब दिमाग में रिस्क आया तो क्या बोला? ज्यादा पैसे किससे लेकर आऊं? इक्विटी से। टॉपिक का नाम ही क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। बाजी यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट क्लास समझा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग। देन इसी फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ना एक फैक्टर और आता है, सुन लो बस, अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा। सुनो यहां देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मेरा ये डिसीजन इफेक्ट होता है, जिससे मेरा डिसीजन इफेक्ट होता है। कभी मैं बोलता हूं नहीं पैसा किससे लेकर आओ? डेट से। कभी मैं बोलता हूं पैसे किससे लेकर आओ? इक्विटी। मेरा डिसीजन क्या होता है? इफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इज टोटली रिलेटेड विद द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। और सारे डिसीजन सिर्फ एक ही चीज को सोच के तो लिए जाते हैं, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर्स, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो एक फैक्टर पता है क्या होता है जो मेरे दिमाग में आता है? आरओआई। बोलना क्या? आरओआई। दोबारा बोलना आरओआई। आरओआई को बोलते हैं बाजी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों आरओआई, हां दोनों आरओआई। प्लीज मेरी बात सुनो, आप लोग मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। आरओआई एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब से चैप्टर स्टार्ट किया तब से क्या बोल रहा हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी कॉस्ट और रेवेन्यू जो जाए वो जो आए वो। आरओआई में 2 वर्ड्स हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा जा रहा होगा? कम ऑन प्लीज ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो मजा आएगा मुझे। कौन सा जा रहा होगा और कौन सा आ रहा होगा? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? रिटर्न। क्या बोल रहे हो? आपको समझ आ रही है? हाँ जी, कौन सा जा रहा होगा? प्लीज प्लीज रेट ऑफ। हाँ जी, कौन सा जा रहा होगा? रेट ऑफ। कौन सा आ रहा होगा? और क्या चाहती है कंपनी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हर कंपनी बाजी ऐसा चाहती है। अगर ऐसा हो रहा है ना, मेरी बात सुन ले ध्यान से, अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर आपको पता है ऐसा हो रहा है तो एक काम कर दो, टोटल कैपिटल के अंदर ना डेट वाला पार्ट ज्यादा रखो। गुड इवनिंग कार्तिक। टोटल कैपिटल के अंदर ना डेट वाला पार्ट, टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट ज्यादा। सच समझ नहीं, दोबारा बुलाओ, आपने पूरा थ्योरी क्या समझाई है। मैं बच्चों को फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन सिखा रहा था, जिससे मैं ये सुना रहा था मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो मुझे बोलते नहीं पैसा किससे लेकर आओ? डेट से, या कभी बोलते पैसा किससे लेकर आओ? इक्विटी से। इससे हमारा नाम पड़ा हमने कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, रिस्क। एक फैक्टर का नाम है आरओआई। आरओआई भी मुझे मेरी हेल्प करता है क्या बताने में? ज्यादा पैसा है तो किससे लेकर आऊं? डेट से, या तो ज्यादा पैसा तो बता तो रहा हूं, सुन ले, बता रहा हूं। आरओआई मतलब जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो, बोलो ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, मतलब टोटल कैपिटल के अंदर ज्यादा पैसा किससे आना चाहिए? डेट से।
किससे आना चाहिए? डेट से। किससे आना चाहिए? डेट से। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। याद है? फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। मैम इसका मतलब अगर आप उल्टा कर दिया आपने, मतलब तुम्हारे पास पैसा आ ज्यादा रहे और जा, सोच के देखो प्लीज, सोच के देखो, थ्योरी बाद में होती सारी यार। आपको मैं समझा सकता हूं कि अगर कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे ने 12th नहीं करी तो उसको भी बात पता है, समझा सकता हूं ये बेसिक लैंग्वेज में, सुन तो लो। सोच के देख, क्या बोल रहा हूं, पैसा आ तेरे पास ज्यादा रहे, नॉर्मल है, नहीं है 11 12th, पैसा आ ज्यादा रहे, जा कम रहे, आ 30 रहे, जा 10 रहे, ऐसा बच ज्यादा क्या, पैसा बच ज्यादा है। अब ज्यादा तेरे ओनर्स होंगे, ज्यादा तेरे ओनर्स, तो ये सारा पैसा उन सारे ओनर्स में दो। अच्छा ओनर्स कम से, ओनर्स कम से मतलब डेट वाला पार्ट, इससे ज्यादा बेटर नहीं समझ सकता, मुझे आता नहीं। सही, मैं सही सोच के देख लो, मैं चाहूंगा चल ठीक है मेरे पास पैसा आ ज्यादा है और जा कम, तो मैं चाहूंगा ठीक है यार मेरे पास तो जो पैसा आ रहा है ना, मेरे पास क्या आ रहा है पैसा, इसको क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसको, शेयर होल्डर, किसको, शेयर होल्डर कम से, तो पैसा सबको बटेगा भी ज्यादा ज्यादा और सबका अर्निंग पर शेयर ज्यादा। इसका मतलब कुणाल सर, हाँ जी, बाई चांस कुणाल सर अगर कोई बुद्धू बच्चा हुआ, वो क्वेश्चन में देख रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, छोटी बेटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और उतना ही कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा है, उसमें ना टोटल कैपिटल के अंदर ना इक्विटी से पैसा ज्यादा ले आया, किस ज्यादा पैसे ले आया, इक्विटी, तो जिस कंपनी ने इक्विटी से पैसा ज्यादा लेकर आई है उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर सबसे कम है, और जो कंपनी उस वक्त टोटल कैपिटल में डेट से पार्ट से ज्यादा पैसा लेकर आई है उसका अर्निंग पर शेयर, तो जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा उसको बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, और जिसका अर्निंग पर शेयर कम आएगा उसके लिए बोलते हैं क्या, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। इसका एक और नाम बोलते हैं पाजी फाइनेंशियल लेवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का एक और नाम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सर मतलब बताना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मैं ट्रेड कर रहा हूं मैम, किसके बेसिस पर, इक्विटी के बेसिस पर, इसका मतलब देखना क्या बोल रहा हूं, देखना सुनना जरा, थोड़ा सा हैरान हो जाना, टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट ज्यादा रखूंगा तो इक्विटी वालों को फायदा होगा, टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट ज्यादा रखूंगा तो फायदा किसका होगा, इसको तभी तो बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और हाँ टोटल कैपिटल के अंदर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम, टोटल कैपिटल के अंदर डेट ज्यादा होगा, डेट क्या होगा, ज्यादा, मतलब इक्विटी क्या है, मतलब जो बचा है वो बटेगा भी तो अब कम लोगों को, तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या होगा, ज्यादा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, और अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा मतलब मेरे शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम ही क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सही बात नहीं, मैंने अभी तक, हाँ जी, मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स को ये पूरा पार्ट एक थ्योरी के थ्रू समझाया नहीं है, मैंने आपको समझाया न्यूमेरिकल लेके, एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी, और देखो बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देखो बच्चों कंपनी ए ना अपने टोटल कैपिटल का डेट वाला पार्ट ज्यादा रख रही है और कंपनी बी डेट वाला पार्ट कम, तो इस स्टेज पर जो कंपनी डेट वाला पार्ट ज्यादा रखेगी उसका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा होगा। इस चैप्टर के अंदर देखो मैंने बिना न्यूमेरिकल, बिना बोर्ड को टच करे आप लोगों को एक बात समझा दी है, और आपको शायद से याद होगा आपके बिजनेस में हम लोग बोलते हैं कि एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है इस चैप्टर में से, जो मैं समझा रहा था इसी का न्यूमेरिकल पार्ट, जो मैं समझा रहा था इसी का न्यूमेरिकल पार्ट आता है। फॉर एग्जांपल, हाँ जी लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज एक बार देख लो,
हाँ जी, देखना बचेगा प्लीज। विजिबल है? जरा बताओ एक बार। मैं अभी आपके सामने सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, टीचर आपको सेम बताए या नहीं बताए वो मुझे नहीं पता। मैं पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता दूं, ज्यादा रखनी है कम रखनी है? क्या चाहते हो, मतलब कैसा हो, फेवरेबल कैसा होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो इसको दोनों को बोलते हो एक ही बात है ना। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या बोल रहे हैं जी, रिटर्न, यस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑन, एक मेरे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक है रिटर्न ऑन। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा, किससे, रेट ऑफ, मतलब पैसा आना ज्यादा है, मतलब 30% से आ रहा है, और जा, और बच्चे जा किस पे रहा होगा, डिबेंचर्स पे। किस पे जा रहा होगा, डिबेंचर। किस पे जा रहा होगा, तो इसका मतलब जानबूझ के मैं क्या करता हूँ, दो कंपनी लेता हूँ, बोलता हूँ कंपनी ए है मेरे पास, ये मेरे पास कंपनी ए, और ये मेरे पास कंपनी बी, और दोनों ने जो कैपिटल लगाया स्टूडेंट्स, कंपनी ए एंड कंपनी बी, तो जो दोनों ने जो कैपिटल लगाया था वो 10 लाख रुपीस लगाया था। दिखाना पड़ेगा ना कि दोनों की इन्वेस्टमेंट क्या थी, सेम। तो दोनों ने कैपिटल कितना लगाया था, 10 लाख रुपीस। इन्होंने भी कितना लगाया, 10 लाख। इन्होंने भी कितना लगाया, 10 लाख। बट आप एक बात सुनो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों को समझाने के लिए बोलूंगा कि ये कंपनी ए जो है ना, ये अपने टोटल कैपिटल के अंदर 8 लाख रुपीस किससे लेकर आ रही है जी, डिबेंचर से। बाकी 2 लाख रुपीस किससे लेकर आ रही है जी, शेयर से, इक्विटी से, और ये कितना, डिबेंचर से। और जो कंपनी बी है मैम, ये भी 10 लाख रुपीस लेकर आई है। तो कंपनी बी जो 10 लाख रुपीस लेकर आई है, 8 लाख रुपीस किससे लेकर आई है जी, इक्विटी से, और 2 लाख किससे लेकर आई है जी, डिबेंचर। मैं तो आपको समझा चुका हूं, बताओ किसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा, बताने जरा एक बार। अभी समझाया था आपको, किसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा, कंपनी ए का। क्यों, क्योंकि कंपनी ए ने टोटल कैपिटल का डेट वाला पार्ट। बट इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर एक बार, जरा देखना है ध्यान से प्लीज। ये मेरे पास कंपनी ए और कंपनी बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% था, 10 लाख लगाए थे, 30% का रिटर्न आया है। तो 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख रुपीस। कितना होता है, तो मैं इसको, हेलो हेलो लिख रहा हूं, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना कह रहे थे, कितना है, 3 लाख। हाँ जी, कितना कह रहे थे, कितना है, 3 लाख। ये क्या है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले क्या पे करना है, अच्छा सर ये 3 लाख दिया नहीं होगा, नहीं दिया हो सकता भाई, क्या पता टोटल कैपिटल दिया और बताया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है खुद निकाल लेना, खुद निकाल लेना रिटर्न कितना है, 30%, 25% हो, 20% हो, 19% हो, 15%, मुझे क्या पता, वो आप लोग खुद देख लेना एक बार। तो अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 3 लाख, तो दोनों का कैपिटल भी सेम था, दोनों का रिटर्न भी क्या है जी, सेम। दिखाना पड़ेगा तभी तो फर्क दिखाऊंगा। अब 3 लाख रुपीस आप खुद बोल रहे हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब सबसे पहले क्या पे करना है जी, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 10% था, इंटरेस्ट कितना था, बताया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% था, और जो दे रहे थे वो कितना था, 10%। तो पैसा आ ज्यादा रहा था और जा कितना था, 10%। तो ये कंपनी ए कितना लेकर आई है डिबेंचर से, 8 लाख रुपीस। किससे कितना लेके आई है, 8 लाख रुपीस का 10%। जल्दी बोलो यार, तो माइनस कितना करते, 80,000। कितना बचा, 2,20,000। अच्छा ये कंपनी डिबेंचर कितना लेके आई थी, 2 लाख। हाँ 2 लाख का 10%, सॉरी कितना हो गया, माइनस 20,000। कितना बचा जी, 2,80,000। ये आ गया जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या देना, इंटरेस्ट दे दिया ना, अब क्या देना है, क्या देना है, टैक्स लगा रहे हैं। अब कितना परसेंट, 50%। 2,20,000 का 50%, 1,10,000, और यहाँ पर 1,40,000। एक छोटी सी बात अभी पूछने का मन कर रहा है, पूछ लो, किस कंपनी को टैक्स कम देना पड़ा, क्यों,
डिबेंचर उसके पास क्या थे? ज्यादा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। डिबेंचर को जो देना था वो ज्यादा कट गया, डिबेंचर को देना था वो ज्यादा कट गया, बचा कितना? कम। जब बचा कम है तो इसमें से तो क्या लगेगा? टैक्स। तो जिस कंपनी ने डिबेंचर क्या रखे थे? ज्यादा, उस कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स भी, इसलिए डिबेंचर को इसकी क्वालिटी बोलते हैं क्या? डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। डिबेंचर एक खर्चा है, हाँ खर्चा है, तो आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट। क्या पे कर रहे हो? और ऐसा खर्चा है जिससे टैक्स क्या होता है? कम। ऐसा खर्चा है जिससे टैक्स क्या होता है? कम। डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। मतलब मानते हो ना कि हर एक चीज का मतलब तो है, ऐसे कोई नाम नहीं दिया किसी को यार। तो डिबेंचर इज अ, क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। आई शो दे देते हैं प्लीज देखना। तो यहाँ बचा कितना? 1,10,000 और यहाँ कितना बचा जी? 1,40,000। 1,10,000 1,40,000 जी। अब अगर मैं मान लूं कि ये पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैंने ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? शेयर होल्डर्स को। हाँ जी, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? शेयर होल्डर। और ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है किस चीज को बच्चों? किसको? शेयर होल्डर्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? शेयर होल्डर। अब सोच के देखो, यहाँ बट बचा तो कम है, यहाँ बचा तो ज्यादा है। सर आप तो कहते हैं कौन जीतेगा? कंपनी ए। यहाँ तो बचा ज्यादा है, यहाँ तो बचा, अरे बचा जो ज्यादा है ना वो बटने वाले कितने लोगों में? 8 लाख। हमारे पास यहाँ पे क्या थी? इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ बटने वाले लोग भी तो ज्यादा है। मानता हूँ यहाँ बचा कम है, मानता हूँ यहाँ उससे बचा, बट यहाँ पता है कितने लोग बटने से? अगर हम मान ले 1 रुपए का एक शेयर है, चलो ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये पैसा कितने शेयर में बटना है? कितने लोगों में बटना है? 2 लाख। कितने लोगों में बटना है? और यहाँ पे ये पैसा कितने लोगों में बटना है? रेज योर हैंड्स, इसको ये बात समझ आएगी प्लीज। इसका मतलब किसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा? कंपनी। अच्छा, कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर क्या है? ज्यादा। प्लीज मेरे साथ बोलो, कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर क्या है? ज्यादा। कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर क्या है जी? ज्यादा। तो जब कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर ज्यादा आया है, इसी को बोलते हैं हम लोग फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट ज्यादा होने की वजह से इक्विटी पर शेयर ज्यादा। और अगर प्लीज मेरी बात सुनना, सिर्फ बोलूंगा बताऊंगा नहीं, आपके पास रेड नहीं कराऊंगा, सुनो ध्यान से। अगर पैसा आना कम होता और जाना ज्यादा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, कितना है? 10%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 30, मतलब लॉस होगा। मतलब क्या होगा? लॉस। इस स्टेज पर अगर किसी बुद्धू बच्चे ने अपनी टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट आ रख दिया तो तुम गए। एक देखिए जरा, इनको देखिए अगर इनका सर देख हंस रहा देख भी रहे, सच्ची थोड़ी कर दिया यार देख मेरी बात सुन। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, देखो इनका पास जो रिटर्न आ रहा है ना वो कम आ रहा है, और जो जाना है वो सोच ऑलरेडी देख इनका फंक्शन देख, जो आ रहा है वो कम और जा रहा है जो, इनके ऊपर तो और बहुत सारी क्या लायबिलिटी क्या है, ऊपर से ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं ज्यादा, ऊपर से ज्यादा क्या इशू कर रहे हैं? डिबेंचर। किसकी बात समझ आएगी? उल्टा केस बोल रहा हूं, पैसा आ कम रहा है और जा, देखते ही पहले लॉस है कि पैसा आ कम रहा है और जा, ऊपर से तुम टोटल कैपिटल के डेट डिबेंचर ज्यादा लग रहे हो। तुमको पता है तुम जितने डिबेंचर रखोगे तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क और ज्यादा होगा। कहां से लाओगे इंटरेस्ट? वो भी देने के लिए फिक्स्ड, वो भी एक तो वैसे तुम्हारा रिटर्न कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इस केस में तो भाई अगर तुमने डिबेंचर ज्यादा रख लिया उसको बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बोलते हैं उसे? अनफेवरेबल। तो जिस कंपनी ने ऐसा कर दिया ना उसका अर्निंग पर शेयर सबसे कम आएगा। अरे अर्निंग पर शेयर ही तो है जिसके बेसिस पर हम अपना एम को अचीव करते हैं, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। आती है मेरी बात समझ? क्लियर है? एक बार देखिए फटाफट क्या क्लियर हुआ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो बता रहा हूं, प्लीज कर लेना ये टॉपिक। यही इसके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जानबूझ के ना कुछ चीजें गायब होती हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है, या फिर आपको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करो न्यूमेरिकल बेसिस पर कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है। बट कुणाल सर एक छोटी सी बात पूछनी है यार,
मैं हाँ जी पूछो, सुनो खुशी क्या बोल रहा हूँ। कुणाल सर आप हमें करवा रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। सर फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या है? सर फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है ये सोचना कितना पैसा डेट से आएगा और कितना पैसा इक्विटी से आएगा। कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा। सर कभी आप बोलते हो डेट, कभी आप बोलते हो इक्विटी, कभी आप बोलते हो डेट, कभी आप बोलते हो इक्विटी। और इस केस में आपने बोला कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डेट ज्यादा, नहीं तो फिर ज्यादा क्या इक्विटी, नहीं तो फिर ज्यादा क्या इक्विटी। वेरी गुड सर, बट ये एक छोटा सा आरओआई तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ पैसे तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सारे जो मुझे बताते नहीं डेट से लेके आना, नहीं इक्विटी से, नहीं डेट से, नहीं इक्विटी से, नहीं डेट से, नहीं ऐसे बहुत सारे। बट एक लौता एक ये फैक्टर ऐसा है जिसमें ना न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? इसका अलग टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फेवरेबल अनफेवरेबल, इसका अलग टॉपिक है यार। फिर ये तो आएगा ही। बट मैं ये कैसे बोल दूं कि अलग पार्ट है, ये पार्ट थोड़े अलग आ गया, ये पार्ट थोड़ी उसका ही पार्ट है, हेल्प करता है। मैं तो ना कभी अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं कभी ना डेट इशू करूं, मैं तो क्या इशू करूंगा इक्विटी। हां बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तब क्या इशू करूंगा डेट। अरे कितने सारे फैक्टर्स हैं, तभी टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कितनी बार दोबारा बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स कोई भी बुक पढ़ लो यार, लिखा तो यही। और आपने अभी भी कह रहा हूँ खुशी हमारा 1.5 मंथ की क्यों ना बच रहा हो, बट तभी भी कह रहा हूँ लिखना अपनी लैंग्वेज में, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ अपनी लैंग्वेज जो हमको आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज वीक है, नहीं लिख पाते, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी लिखना तो अपनी लैंग्वेज में। और मैं वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बैठो जी, आइए। हाँ जी करें स्टार्ट। देखें एक बार जरा देखना मेरे साथ, मेरी हेल्प करना, बताना कहाँ पर थे हम लोग, अगर खुद भूल गए। हाँ जी देखना एक बार क्या लिखा होगा, बच्चे कर लिया था कंप्लीट। हाँ जी क्या लिखा होगा, फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस, कम ऑन बोलो ना प्लीज, क्या लिखा होगा, बिजनेस फाइनेंस। तो मनी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी, जो पैसा चाहिए होता है तो बिजनेस एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। इट इज नीडेड फॉर द टू पर्पस, इट इज द शॉर्ट टर्म पर्पस एंड फॉर द यस शॉर्ट टर्म पर्पस एंड शॉर्ट टर्म पर्पस को क्या बोलते हैं जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म पर्पस को जी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्लीज से मेरे साथ फटाफट एक बार फीचर बोलेंगे, फर्स्ट फीचर business finance is all yes, second nature of fund, owners fund and business finance is dynamic and multi financial management manages the financial the main aim of the financial management to increase the wealth of shareholders wealth increase, that means increase in profit increases whenever the cost of finance is less than the return from investment. Cost of finance is less than the return on investment. That is why recruitment and optimum utilization of funds. बोलो ना यार, recruitment and optimum utilization of funds. ये तो मेन एम है किसका, फाइनेंशियल। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये करने के लिए क्या करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में तो लिए जाते हैं क्या, फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या लिए जाते हैं जी, फाइनेंशियल। प्लीज मेरे साथ एक बार मिलके बोल लेंगे जी, द प्राइमरी एम ऑफ the primary aim of the management is to maximize the shareholders wealth, which referred to as the wealth maximization. बनाया था ना ये भी, क्लास से मार्क कराया था, इसे क्या बोलते हैं जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। डन। Yes, 3 decisions. First one is second financing decision, third dividend decision, investment decision, financing decision and dividend decision.
Investment decision done divided into two parts: working capital requirement and fixed capital requirement. There are three factors of fixed capital requirement, जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बस लेकर CRC. हाँ जी, factors affecting financing. यहाँ से करें सर? हाँ जी, factors affecting तीन चार फैक्टर तो अभी करें, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट प्लीज यार मैं सिर्फ आपको तभी करवा सकता हूँ जब आप लोगों को पता हो कि आप लोग इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ज्यादा पैसा या तो किससे लेकर आए, डेट से, या किससे लेकर आए। हर एक चीज को, हर इस पॉइंट को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में सिर्फ ये सोचना कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ज्यादा पैसा बस ये सोचना ज्यादा पैसा डेट से लेकर आए या फिर ज्यादा पैसा इक्विटी। आओ मैं आपको एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो आपको समझना है जी। फर्स्ट आपके पास लिखा है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी किसी भी प्रोजेक्ट की कैश फ्लो पोजीशन बेटर है, आप उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश फ्लो पोजीशन, तो जब तुझे पता है कि कैश फ्लो पोजीशन बेटर है, पैसा आना जाना लगे रहेगा, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होते रहेंगे, फिर और पैसा एक काम करता हूं, डेट से ले आ। फालतू में ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट क्यों करनी है? मेरी बात समझ आ रही है? रेज योर हैंड्स प्लीज। फिर ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट क्यों करनी? या तो मेन दिक्कत क्या है, मुझे लगता है सिर्फ डिबेंचर में बाजी सिर्फ एक ही दिक्कत है। मैं कंपनी की तरफ से सोच, कंपनी की तरफ से डिबेंचर में सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत है, पता क्या है? कि उसको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। बाकी ना मैनेजमेंट में कंट्रोल, ना कोई ओनरशिप, चाहे कंपनी जितनी मर्जी बड़ी बढ़ जाए, इंटरेस्ट सेम। और कुछ टाइम बाद तो पैसा वापस भी, कोई लायबिलिटी भी नहीं, खत्म, फिनिश। आप घर में अपने घर, तो कंपनी के लिए सिर्फ एक ही दिक्कत है डिबेंचर लाने की, क्या इस पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो जब अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो फिर किस बात की टेंशन यार? फिर फालतू में ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्विटी लाकर ज्यादा पैसा कैसे लेगा? डेट से। आती है बात समझ यार? मेरी बात समझ आती है? इंपॉर्टेंट है, जरा देखना सही, ये लिखा हुआ क्या कह रहे थे, बताना जरा एक बार बच्चे। The size of cash flows must be considered before issuing the debt. Company must ensure that sufficient cash flow are expected to cover the fixed cash payment obligation, interest and principal amount. सिर्फ एक ही चीज तो है, interest and principal amount. Higher the cash flow position means more debt and less equity. More debt and less equity. So lower cash flow position means less debt and more equity. कॉस्ट कॉस्ट आता है, पढ़ते रहते, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, एक सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट होती है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द टू पार्ट्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मैं डेट की बात करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना, a firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ higher debt. ज्यादा क्या इशू कर सकती है कंपनी? डेट। ज्यादा तब क्या इशू कर सकती है? Thus more debt can be used if debt can be raised at a lower rate. अगर मुझे पता है डिबेंचर होल्डर्स का ना इंटरेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, बहुत कम, और शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बहुत ज्यादा। पर शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि उनको डिविडेंड क्या मिले, ज्यादा। बट डिबेंचर होल्डर बोल रहे हैं कि नहीं, हमें डिविडेंड, हमें इंटरेस्ट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, हमें इंटरेस्ट क्या मिले, कम। तो मैं तो क्या चाहूंगा कि भाई डेट से लेकर आओ या फिर इक्विटी, बताओ किससे लेकर आओ? किससे लेकर आओ? डेट से, क्योंकि डेट क्या मार्केट में सस्ता है, डेट मार्केट में सस्ता है, डेट से पैसा लाना सस्ता है, अभी चीप है as compared to the equity। हाँ, बट ये बात भी कंफर्म है कि इक्विटी में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। और डेट पे क्या देते हैं जी? इंटरेस्ट। तो जिसकी कॉस्ट कम होगी, चाहे वो डेट हो या चाहे वो इक्विटी हो, जिसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, चाहे वो क्या हो? डेट, चाहे वो क्या हो? इक्विटी। मैं तो फंड में से रेस करूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना। इक्विटी कौन सी कॉस्ट होती है? सर शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न एज अ डिविडेंड। क्या बच्चे? डिविडेंड। क्या बच्चे? डिविडेंड। जो इक्विटी को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। प्लीज बोलो ना, क्या बोलते हैं? तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी व्हिच इज अफेक्टेड बाय द यूजिंग मोर डेट कैपिटल, व्हिच इज अफेक्टेड बाय यूजिंग मोर डेट कैपिटल। जो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? वो डिविडेंड इफेक्ट हो जाता है, वो डिविडेंड इफेक्ट हो जाता है जब कंपनी की टोटल कैपिटल करें डेट वाला पार्ट ज्यादा हो, क्योंकि डेट
सर पाजी मिलता तो आखिरी में ना शेयर होल्डर मिलता तो अगर तूने डेट वाला पार्ट के लिया हुआ है ज्यादा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ज्यादा, आखिरी में बचेगा भी कम, मतलब बचेगा भी कम तो अर्निंग पर शेयर भी कम आएगा। शेयर होल्डर क्या चाहता होगा? अर्निंग पर शेयर क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। बट ये अर्निंग पर शेयर मतलब डिविडेंड हिल जाता है, इफेक्ट करता है। कब इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है इस बात से कि टोटल कैपिटल के अंदर डिबेंचर वाला पार्ट कितना है। प्लीज फर्स्ट टाइम दोबारा रीड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल रहे हैं? शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट, बोलो ना, शेयर होल्डर्स आ रेट ऑफ, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम इक्विटी, व्हिच इज, जो ये एक्सपेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है, व्हिच इज अफेक्टेड बाय द यूजिंग मोर डेट इन द कैपिटल। कैपिटल में पाजी डेट क्या है? वो डेट क्या है? हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर जो आखिरी में बचेगा प्रॉफिट वो भी होगा, वो भी क्या होगा, और फिर वो जो बढ़ेगा फिर अर्निंग पर शेयर कम आएगा। शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा बुरा होगा? पर शेयर होल्डर के लिए उसको मिले ज्यादा, तो उसको मिले ज्यादा या कम मिले, ये बात चेंज हो सकती है। कैसे? इस बात से कि हमारे टोटल कैपिटल के अंदर डेट कितना है, ये लिखिए फर्स्ट बात। So when a company increases debt, जब कंपनी क्या बढ़ाती है? बोलो ना, क्या बढ़ाती है? The financial risk faced by the equity holders increases. Consequently, their desired rate of return may increases. तो फिर वो चाहते हैं कि जब उनको रिस्क ज्यादा मिल रहा है, जब उनको तो फिर उनको डिविडेंड भी क्या मिले? ज्यादा। देखना जरा क्या लिखा होगा। It is for this reason that a company cannot use debt beyond the point. इसी रीजन की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे जसमीत कभी भी कंपनी डेट इशू नहीं करती, क्योंकि जितना ज्यादा डेट इशू होगा उतनी एक्सपेक्टेशंस शेयर होल्डर्स की बढ़ जाएंगी। बोलो ना, जितना ज्यादा डेट इशू होगा उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की, क्योंकि गुनाह सर अगर डेट इशू ज्यादा होगा, बोलो यार, जब डेट इशू ज्यादा होगा तो सर इसका मतलब आपको इंटरेस्ट भी सर जो फिर वो बचेगा वो कम होगा अर्निंग पर शेयर। तो शेयर होल्डर तो कभी भी नहीं चाहता होगा कि आप ज्यादा क्या इशू करो, डेट क्या इशू करो। बट अगर आप डेट इशू ज्यादा करते हो, अगर आप डेट इशू, तो फिर शेयर होल्डर्स का क्या हो जाता है? रिस्क क्या हो जाता है? क्या हो जाता है कि उनका अर्निंग पर शेयर क्या होगा? कम। इसके उनके डिजायर्स डिजायर हो जाते हैं, फिर उनको देना भी हमको ज्यादा पड़ता है। जो उनको देना ज्यादा पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर सिंपल तरीके से बताऊं, बहुत सिंपल, मैंने समझा दिया, अपना बेटर दिया, बताया आपको, पर सिंपल तरीके से बताऊं, मैम कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिविडेंड। जो काम होगी उससे ले आऊंगा। अगर इंटरेस्ट कम होगा ज्यादा पैसे किससे लेकर आऊंगा? डिबेंचर से। अगर इंटरेस्ट कम होगा ज्यादा पैसे किससे लेकर आऊंगा? डिबेंचर से। आगे बात समझ। अगर इंटरेस्ट कम हुआ ज्यादा पैसे किससे लेकर आऊंगा? डिबेंचर से। नहीं तो किससे ले आऊंगा जी? इक्विटी से। किसकी बात कर रहा हूं? कॉस्ट। डिविडेंड कम है, लोग डिविडेंड मांग ही नहीं रहे, नहीं मांग रहे, ज्यादा पैसे किससे ले आओ? इक्विटी से। लोग डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, ज्यादा पैसे किससे ले आओ? ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि किसकी कॉस्ट कम लगती है, कॉस्ट ऑफ डेट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग जी फाइनेंसिंग डिसीजन। जरा पढ़ना, सही लिखा हुआ है। हायर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस मोर। अगर जब इक्विटी महंगा है तो भाई पैसा किससे लेके आऊंगा? डेट से। अगर इक्विटी सस्ता है तो पैसा किससे लेके आऊंगा? इक्विटी से। रिस्क तो मुझे पता है, मुझे पता है रिस्क ज्यादा किसमें होता है? जब रिस्क की बात करता हूं तो मन क्या करता है? क्या इशू करूं? इक्विटी। पढ़ना जरा वही पाओ। रिस्क associated with the different source is different. Debt financing is a risk prone source. Debt financing is a risk prone source. Debt financing मतलब ज्यादा पैसे किससे लेकर आना? अगर डेट से तो ये रिस्क है। ये क्या है? रिस्क। The financial risk depends upon, financial risk किसके ऊपर डिपेंड करता है राहुल जी? The financial risk depends upon the proportion of debt in the total capital. The proportion of debt in the total capital. The proportion of debt in the total capital. हम बताया था मैंने, टोटल कैपिटल के अंदर जितना क्या होता है? डेट, उतना ज्यादा क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क। और जब फाइनेंशियल रिस्क की बात आती है तो रिस्क लेने का मन कम करता है, मन करता है किसी बस लेकर आ जाओ इक्विटी। तो जरा देखना क्या वही क्वेश्चन है यहाँ पे, बोलना जरा प्लीज।
Come on, more means high risk and vice versa. More equity means low risk. जब डर लगे तो खुद सोच लेना कि ज्यादा डेट या फिर ज्यादा इक्विटी। टॉपिक का नाम क्या है जी? Factors affecting financing. Factors affecting financing decision. Next factor, flotation cost. पता है आप लोगों को? More is cost of raising fund is called फंड्स को रेस करने की क्या होती है जी? फंड्स को रेस करने के लिए आप लोग सिक्योरिटीज इशू करते हैं। बोलो यार, फंड्स को रेस करने के लिए आप लोग क्या इशू करते हैं? सिक्योरिटीज। चाहे फंड्स आपको 1 साल से कम टाइम के लिए चाहिए हो, चाहे फंड्स आपको 1 साल से, आपको क्या इशू करनी पड़ेगी? उन सिक्योरिटीज को बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं क्या? रेस करने के लिए फंड्स। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं क्या? रेस करने के लिए फंड्स। आई मीन तो क्या इशू कर रहे हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। क्या इशू करने के लिए थी? क्या रेस करने के लिए थी? फंड। तो आप इशू करते हैं ना फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उसकी इशू करने की ना कॉस्ट लगती है। उस इशू करने की क्या लगती है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। हां जी, क्या बोल रहे हो? क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन। हां जी, क्या बोलते हैं? तो फ्लोटेशन कॉस्ट। दोबारा बोलो, कॉस्ट ऑफ रेजिंग। बोलो ना, कॉस्ट ऑफ रेजिंग इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा, उससे पैसा लेकर आऊंगा। नेक्स्ट, ऑलरेडी फिक्स्ड के खर्चे ज्यादा। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी फिक्स से खर्चे ज्यादा है। बच्चों, ऑलरेडी फिक्स से खर्चे ज्यादा होने का मतलब पता क्या है? ऑलरेडी फिक्स से खर्चे ज्यादा होने का मतलब है, हाँ जी, कि ना मैंने चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, सेल्स हो चाहे ना हो, मैंने इतना पैसा तो देना ही देना है। मैंने इतना पैसा तो देना ही देना है। तो तुमको पता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, सेल्स चाहे हो चाहे ना हो, आपको डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी देना ही देना है। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी देना ही देना है। एक तो तेरा ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, ऊपर से तुम कह रहे हो टोटल कैपिटल के अंदर ज्यादा पैसे किससे लेके आओगी? डेट से। अरे बुद्धू हो गया। जब आपको पता है कि आपका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा डेट से मत लेकर आओ और फिक्स ऑपरेटिंग मत बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? किससे लेकर आओ? इक्विटी। बट जब पता है कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो ज्यादा पैसे किससे लेकर आओ जी? डेट। क्या लेकर आओ जरा ना? इफ अ बिजनेस हैज अ हाई लेवल ऑफ, बोलो ना, if a business have a high level of operating cost, high level of operating cost, so it must opt for lower fixed financing, hence lower debt financing is better. More fixed operating cost means less fixed operating cost means more debt. Next, control. आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल dilute ना हो। कंट्रोल dilute कब होता है स्टूडेंट्स? जब ज्यादा क्या होगी? इक्विटी। इक्विटी होल्डर्स को तो क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। इक्विटी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। तो जितनी ज्यादा क्या होगी? इक्विटी, मतलब उतने ज्यादा क्या होंगे? शेयर होल्डर्स। कौन होंगे जी? शेयर होल्डर्स। कौन होंगे? बटेगा भी तो ज्यादा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहे, डिस्ट्रीब्यूट ना, तो पैसे किससे लेके आओ? डेट से। अगर आप कंट्रोल को डिल्यूट करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट को डिल्यूट करने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो पैसे किससे लेकर आओ? इक्विटी। तो क्या बोल रहे हैं जी? इश्यूज ऑफ मोर इक्विटी मे लीड टू द डिल्यूशन। जितनी आप क्या इशू करोगे जी? इक्विटी। जितनी आप लोग क्या इशू करोगे जी? मे लीड टू द डिल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट ओवर द, सो डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच। पैसा लेकर आओ किससे? डेट से। आपका कोई भी कंट्रोल डिल्यूट नहीं होगा। पैसे किससे लेकर आओ बाजी? डेट से। आपका कोई भी कंट्रोल डिल्यूट नहीं होगा। कोई भी कंट्रोल डिल्यूट नहीं होगा। तभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? Less control means more equity. Yes, come on. Less control means more equity. Less fixed operating cost means more debt. Next क्या है जी? मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता बच्चे, बट एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे प्रोड्यूसर्स, सारी कंपनी फंड्स को रेज करती है। फंड्स को रेज करने के लिए सिक्योरिटी इशू करनी पड़ती है। बिना सिक्योरिटी के फंड्स रेज नहीं होते। तो ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटी इशू करी जाती है फंड्स को रेज करने के लिए, ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटीज इशू करी जाती है फंड्स को रेज करने के लिए, ऐसी जगह को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट।
क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं? ऐसी जगह को क्या बोलते हैं जी? फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में एक और मार्केट उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, जहां पे न्यू शेयर्स या जहां पे न्यू प्राइमरी मार्केट होती है और कौन सी होती है? सेकेंडरी। जहां पे सिक्योरिटीज इशू करी जाती है 1 साल से ज्यादा टाइम की, उस मार्केट को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। इसका मतलब जहां पे डिबेंचर और शेयर से करे जाते हैं इशू, बोलो ना, जहां पे डिबेंचर और शेयर करे जाते हैं उस मार्केट को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब कैपिटल मार्केट का स्टेट कैसा है, कैसी चल रही है कैपिटल मार्केट? जैसी कैपिटल मार्केट होगी वो मुझे बताएगी कि मैं ज्यादा पैसा डेट से लेकर आऊं या फिर ज्यादा पैसा इक्विटी। तो क्या बोल रहा हूं? हेल्थ ऑफ, हाँ जी, क्या बोल रहा हूं? हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट में आल्सो अफेक्ट्स द choice of source of. So during the period when the stock market is rising, more people are ready to invest in the equity. बूम पर चल रहा है, अच्छा बूम पर चल रहा है, शेयर मार्केट बढ़ते और अभी भी यही चल रहा है, अभी भी यही हालत चल रही है, यही सिचुएशन है कंट्री के अंदर। और काफी लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो when there is a boom period, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसमें? शेयर, मतलब कैपिटल मार्केट। किसमें इन्वेस्ट करते हैं? तो इसका मतलब मुझे फिर फंड्स ज्यादा किससे लेकर आना चाहिए? शेयर से। किससे लेकर आना चाहिए? बूम मींस मोर डेट, डिप्रेशन मींस लेस इक्विटी, लेस डेट। दोनों भी फेवरेबल हो गए। मोर इक्विटी, मोर डेट, लेस इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका। दो मतलब होते हैं, जल्दी बोलो आरओआई के। Rate of interest and return on investment. Rate of interest and return on investment. क्या चाहते हो? Return on investment, rate of interest कम हो, तब हम लोग अभी टोटल कैपिटल का डेट वाला पार्ट, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब हम टोटल कैपिटल के अंदर इक्विटी वाला पार्ट पढ़ना जरा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर, इट कैन चूज टू यूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स ईपीएस। तो कंपनी क्या सोच सकती है जब उसका रिटर्न क्या हो? ज्यादा। कंपनी क्या सोच सकती है? गेम खेली जाए जिसका नाम क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब उसका रिटर्न क्या हो? ज्यादा। बोलो ना, जब रिटर्न क्या हो? तो कंपनी क्या सोच सकती है? गेम खेली जाए, उसका नाम क्या है? ट्रेडिंग ऑन। और जब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। Higher return on investment means, यही तो पता है आपको, बोलो ना। Higher return on investment means more. Lower return on investment means less. Higher means more. Come on, higher means more. Lower means less. Higher means more. Lower means less. क्या है? क्या है? Factors affecting financial decision. Come on, क्या है ये? Factors affecting financial decision. Next one is tax rate. Next is बताना, ज्यादा पैसे टैक्स से ज्यादा पैसे इक्विटी से। Since interest is a, बोलो ना, डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। Interest is a tax deductible. So since interest is a tax deductible expense, cost of debt is affected by the tax rate. That means higher tax rate means yes, higher tax rate means अगर टैक्स क्या है? ज्यादा। आप चाहते हो कि गवर्नमेंट को टैक्स आप कम दो, तो एक काम करो, टोटल कैलकुलेट करें, डेट वाला पार्ट ज्यादा। And lower tax rate means flexibility. अन्य टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग। जल्दी बोलो, चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूं, पैसा मैं डेट से लेकर आऊं या फिर इक्विटी। ऊपर देखो भाई, डेट से या फिर इक्विटी। इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल, एक फर्म का टोटल कैपिटल के अंदर कितना डेट लेने का पोटेंशियल था। डेट मतलब बोरो, डेट मतलब बोरो, ये मतलब कि क्रेडिट वर्दीनेस। क्या क्रेडिट? ये कंपनी कितना पैसा क्या कर सकती है? बोरो। तो सुनो क्या बोल रहा है? इफ अ फर्म यूजेस, जितनी उसकी कैपेसिटी थी बोरो करने की, जितनी उसकी क्रेडिट वर्थ थी कंपनी की, इफ अ कंपनी यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल, कंपनी यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू दी फुल, इट लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर। तो ऑब्वियसली बात
तुम यही बोल रहे हो ज्यादा पैसे किससे लेके आओ, डेट से या फिर जब तुम ऑलरेडी अपनी डेट पोटेंशियल फुली यूटिलाइज कर सकते हो तो ज्यादा पैसा फिर आप डेट से नहीं, ज्यादा पैसे किससे लेके आना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं जी, मोर इक्विटी मींस मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर इक्विटी मींस मोर फ्लेक्सिबिलिटी। भाई कलों को चेंज करना तो आप इजी चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेस इक्विटी मींस, क्योंकि अगर लेस इक्विटी तो ज्यादा क्या है, डेट, और अगर डेट तुमने अपना फुली पोटेंशियल यूज कर लिया तो फ्यूचर में तुम कभी भी डेट इशू। नेक्स्ट जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब पता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है कि हर एक कंपनी कितना मैक्सिमम मिनिमम डेट और कितना मैक्सिमम मिनिमम इक्विटी क्या कर सकती है, इशू। उसके अगेंस्ट आप क्या बोल रहे हैं, एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन द, बोलो ना, एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ, regulatory framework provided by the so public issue of shares and debentures have to be made under the SEBI guidelines। उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, ना ज्यादा डेट कर सकते हो उनके अगेंस्ट, ना कभी ज्यादा इक्विटी, ना कम इक्विटी। तो रेजिंग फंड्स फ्रॉम बैंक्स and other financial institutions require fulfillment of other norms. The relative ease with which these norms can be met or the procedures completed may also have a bearing upon the choice of finance. So there are two choices of finance basically, that is the capital market and the banking system. Capital market and the banking, but all the companies should follow the SEBI guidelines, Security Exchange Board of India. उसके अगेंस्ट बच्चे, उसके अगेंस्ट आप लोग कभी भी अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपके पास लास्ट वही है, हाँ जी, लास्ट डिसीजन डिविडेंड डिसीजन मींस जो मेरे पास क्या आया था, रिटर्न। अब उसको मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं या अगर अपने पास रख लूं उसे क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं जी उसे, अपने पास रख लूंगा तो उसे क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। कौन सा डिसीजन है जी, सो डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट के हिस्से को तो क्या बोलते हैं, so dividend is that portion of profit which is distributed to the shareholders. The decision involved here is how much of the profit earned by a company is to be distributed and how much it should be distributed among the shareholders. The main objective of the dividend policy is to divide net earning in the ऑप्टिमम मैनर। कुछ इस तरीके से पैसे को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट। कुछ इस तरीके से पैसे को क्या करा जाए, सो एज टू पे डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स फॉर द रीइन्वेस्टमेंट विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, व्हिच इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कांसेप्ट टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर। तो कितनी का बात तो ये होगी ना सर, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कह रहे थे सोच समझ के पैसा लाओ। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में आप कह रहे हो सोच समझ कर सोचो कि पैसा जरा डेट से आया या फिर इक्विटी से। और थर्ड डिसीजन में आप कह रहे हो कि जो रिटर्न आया है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर अपने पास रखना है, इसको एनालाइज करो। इसका मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेदर द डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। और दो वर्ड्स हमने हमेशा बोला है क्या, रिक्रूटमेंट एंड यूटिलाइजिंग। रिक्रूटमेंट, यस, रिक्रूटमेंट एंड allocation of financial resources, recruitment and allocation of financial resources। ये काम करता कौन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट एंड allocation of financial resources, ये काम करता कौन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही क्या ले रहा है, थ्री डिसीजन। किसके लिए, रिक्रूटमेंट एंड allocation of financial resources। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है, किसके लिए, रिक्रूटमेंट एंड allocation of financial। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं, किसके लिए, रिक्रूटमेंट एंड allocation of financial resources। सर मेन एम तो एक ही है, to increase the wealth of shareholders। सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, wealth maximization concept। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, wealth maximization concept। आगे मेरी बात समझ, हाँ जी, एकदम क्लियर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, रख लूं या रख लूं या फर्स्ट फैक्टर टू का कह रहा है, तूने अर्न
ज्यादा अर्न क्या की है, ज्यादा की है। अब जो तूने अर्न ज्यादा की है तो डिस्ट्रीब्यूट भी ज्यादा करते हो, रिटेन अर्निंग्स distribution retained earnings. So dividends are paid from the current and past, due to which earning is the major determinant of the decision making about the dividend. तो इसलिए मेजर डिसीजन कौन सा है जी, डिविडेंड। हायर अर्निंग मींस, come on, higher earning means more dividend. higher earning means More dividend. lower earning means नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ। मुझे पता है यार मेरी अर्निंग कैसी है, स्टेबल। मुझे पता है कि मेरी अर्निंग कैसी है, स्टेबल। कैसी है, स्टेबल। भाई इंसान को डर होता है ना, तो फिर रखता ज्यादा और बांटता कम, रखता ज्यादा और बांटता कम। जब मुझे पता है कि जितना मैंने काम किया था वो मेरी अर्निंग क्या रहेगी हमेशा, स्टेबल, तो वो रखेगा कम और बांटेगा ज्यादा, है ना, वो रखेगा कम और ये क्या बोल रहे हैं, द कंपनी हु हैज द स्टेबल अर्निंग इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर द हायर डिविडेंड। वो रखेगा कम और बांटेगा ज्यादा, क्योंकि उसकी अर्निंग स्टेबल है। वो रखेगा कम और बांटेगा ज्यादा, क्योंकि उसकी अर्निंग स्टेबल है। उसकी अर्निंग कैसी है, सो एज अगेंस्ट दिस अ कंपनी हैविंग अ अनस्टेबल अर्निंग, कंपनी हैविंग अ अनस्टेबल अर्निंग पेज स्मॉल डिविडेंड। क्या पे करता है, स्मॉल अर्निंग। जिसकी अर्निंग कम होती है वो पे भी कम करता है, जिसकी अर्निंग ज्यादा होती है और क्या होती है, स्टेबल, वो डिस्ट्रीब्यूट भी, हाँ जी, वो डिस्ट्रीब्यूट भी। टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियली क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड। और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, रखूं ज्यादा या बांटूं ज्यादा, रखूं ज्यादा या बांटूं ज्यादा। तो हायर द स्टेबिलिटी मींस मोर डिविडेंड, लोअर द स्टेबिलिटी मींस लेस डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, नेक्स्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मींस अगर तुझे पता है कि तेरे पास फ्यूचर में तुझे क्या करना है, ग्रो, लोग मशीन्स लेनी है, द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एवरीथिंग इज रिटेन्ड अर्निंग। तो अगर तेरे को पता है कि तेरा एक ग्रोथ एस्पेक्ट है, तूने सोचा होगा कि तूने फ्यूचर क्या करनी है, ग्रोथ, तूने मशीन कैपिटल परचेस करनी पड़ेगी, तो एक काम करना, रख ज्यादा और बांट कम, रख ज्यादा और यस, रख ज्यादा और क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने फ्यूचर में तो तब पैसा लेके आना पड़ेगा मार्केट से। तो मार्केट का सबसे पता कौन सा होता है, खुद की रिटेन अर्निंग्स, खुद की रिटेन अर्निंग्स। एक बार जरा देखना प्लीज, क्या लिख रहा हूं, हायर ग्रोथ। अगर आपके ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, हाँ जी, अगर आपके ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मींस, हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मींस, एंड लोअर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मींस। नेक्स्ट क्या जी, स्ट्रांग है, डिविडेंड ज्यादा, रिटेन अर्निंग्स कम। डिविडेंड्स इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, अ कंपनी मे बी अ प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑन कैश। तो फिर higher cash flow means lower cash flow means next one is shareholders preference, old age share, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे और रिटेन अर्निंग्स यंगस्टर्स हैं रखेंगे ज्यादा और so shareholder preference must also be considered for determining the rate of dividend. Those who invest with the purpose of getting some कुछ लोग चाहते हैं कि वो क्या मिलते हैं, रेगुलर, वो लोग कौन है, रिटायर्ड, ओल्ड और पुअर, तब बांटेंगे ज्यादा और रखेंगे। और अगर शेयर होल्डर प्रेफरेंस कम होगी, यंगस्टर्स होंगे, तो चाहते हैं कि उनकी कमाई हुई इनकम दोबारा से रीइन्वेस्ट हो, तो हम लोग फिर रखेंगे ज्यादा और बांटेंगे कम। तो कितना रखूंगा और कितना बांटूंगा, हाँ जी, कितना रखूंगा और कितना बांटूंगा, ये बात डिपेंड करती है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस की, मेरे शेयर होल्डर्स कैसे हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स देना पड़ेगा भाई, टैक्स देता हूँ बाजी, फिर जो बचता है उसको बांटता हूँ बाजी। जब टैक्स आ चले जाएगा तो बचेगा भी कम, जब बचेगा कम फिर बढ़ेगा भी। क्या बोल रहे हैं, if tax on dividend is higher it would be better to pay less by the way of dividend। अगर वो ऊपर ही ज्यादा काट लेंगे तो मैं बांटूंगा भी फिर नीचे कम, अगर वो कम काटेंगे तो मैं बांटूंगा भी ज्यादा। टॉपिक का नाम क्या है,
factors affecting financing, sorry, factors affecting dividend decision, factors affecting stock market reactions. अगर स्टॉक मार्केट किस पर है, बूम पर है. If the investors view an increase in the dividend because bullish expectations, अब बूम पर तो शेयर का प्राइस मार्केट में ज्यादा होना चाहिए, शेयर का प्राइस मार्केट में, शेयर का प्राइस मार्केट में, और शेयर का प्राइस में मार्केट में ज्यादा होगा जब अर्निंग पर शेयर ज्यादा, जब इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतना डिविडेंड ज्यादा, रिटेन अर्निंग्स कम, जितना कम एक्सपेक्टेशंस उतना रिटेन अर्निंग ज्यादा और डिविडेंड कम. It totally depends upon the market. इसको डिपेंड करता है जी मार्केट. बुलिश मींस भाई बुलिश मार्केट है. कौन सी मार्केट है? डेली मार्केट में शेयर के प्राइस क्या होते जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या होती जा रही है, इंक्रीज, तो उनको फिर डिविडेंड देना भी ज्यादा पड़ेगा. एंड बेयरिश मार्केट मींस लेस डिविडेंड. हां जी, बेयरिश मार्केट मींस लेस डिविडेंड. तो टॉपिक का नाम क्या है जी? Factors affecting dividend decision. Factors affecting dividend decision. Next factor is access to the capital market. मैम कैपिटल मार्केट वो मार्केट थी जहाँ पे फंड्स को रेस किया जाता है. लॉन्ग टर्म फंड्स को क्या किया जाता है, रेस. उसके लिए क्या करना जाता है, इशू. क्या करता है, सिक्योरिटीज क्या करते हैं, इशू, जैसे कि डिबेंचर और इक्विटी. आप तुझे पता है कि तेरा कैपिटल मार्केट में इजी एक्सेसिबिलिटी है. तू जब चाहे कैपिटल मार्केट से शेयर और डिबेंचर इशू करके तू पैसा लेके आ सकता है. तेरी ऐसी एक्सेसिबिलिटी है भाई. बोला तब तो भाई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर तेरी इतनी वैल्यू है मार्केट में कि तू जब चाहे तब पैसा रेज कर सकता है, तो एक काम करना, अपनी इनकम में से रख कम और बांट. जब पड़ेगी जरूरत तो फिर ले आइए. फिर जो ऊपर तेरी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है ना. क्या लिखा होगा, if the funds can be raised from the capital market easily. बोलो ना यार. If the funds can be raised from the capital market easily, then the company can afford to flow a liberal dividends. आई मेरी बात समझ. टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स affecting higher access. अगर आपको इजीली मिल जाता है कैपिटल मार्केट में, means more dividend. And higher access to the capital market, lower access to the capital market means less dividend. Topic का नाम है factors affecting, factor affecting legal constraints. टॉपिक का नाम क्या, फैक्टर अफेक्टिंग. और डिविडेंड डिसीजन में सिर्फ एक ही बात सोचता हूं साहिब, क्या कितना पैसा अपने पास रखूं और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना पैसा रखूं और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूं. कौन सा, लीगल. So certain provisions of the Companies Act, Companies Act के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं, प्लेस रिस्ट्रिक्शंस. वो चीज के वो क्या लगाती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट. मतलब आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे कुणाल सर कि अपने प्रॉफिट को रखो ज्यादा या बांटो ज्यादा, तो आप मैक्सिमम कितना बांट सकते हो और मिनिमम कितना कितना देना ही होगा, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा. किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज गाइडलाइंस से अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू दी सेबी. अकॉर्डिंग टू दी सेबी जितना उसमें मिनिमम लिखा हुआ उससे कम तो नहीं दे सकता डिविडेंड, और जितना उसमें मैक्सिमम लिखा हुआ तो उससे ज्यादा नहीं. तो अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस भी आपको क्या करना होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट या फिर क्या रखना पड़ता है, रिटेन अर्निंग्स. टॉपिक का नाम ही क्या था जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. Yes, first decision. Come on, first decision, investment decision. First decision, investment decision. Second decision, financing decision. Third, dividend decision में हमारे different क्या है, factors. कोई भी एक factor का नाम बताओ. Cash flow position. Second factor, cost. Dividend decision. Second factor, stability, shareholders preference. Three decisions, three factors are the four. Taxation policy, growth, stock market reactions, shareholders preference, taxation policy. All these are the factors. All these stability of earning. All these are the factors. किस चीज से factors हैं, जो किसको affect करते हैं. So there are three decisions: investment decision, financing decision and dividend decision. Financing decision का मतलब क्या है? हाँ जी, financing decision का मतलब क्या है? Sources of financing, sources of
पैसा डेट से आएगा या फिर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे फैक्टर बहुत सारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओआई के दो मतलब है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ, हर कंपनी क्या चाहती होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तभी तो अर्निंग पर शेयर, तभी जो कंपनी ऐसा टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट, तभी उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और क्या बोलते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम लोगों ने बच्चे अपने इस चैप्टर के अंदर, हमने इस चैप्टर के अंदर अपने 3 डिसीजन फिनिश किए हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमें पता है। मेरा लास्ट टॉपिक आप लोगों के साथ पेंडिंग है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये हमारी 3rd क्लास थी, तो ऑलमोस्ट हम अपनी 4th क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कल दोबारा से आपको बता रहा हूँ, आप मॉर्निंग में मेरे पास आ सकते हैं बच्चे 7:30 to 10 जी। बिजनेस के कोई भी चैप्टर के डाउट्स के लिए, कोई भी चैप्टर की रिवीजन के लिए जी, कुछ आपने पूछना हो तो उसके लिए भी 7:30 to 10। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, पेपर से पहले किसी के डाउट्स नहीं लूंगा जी। अब मैं आपको डेली बुला रहा हूँ, आप लोग जितने स्टूडेंट्स आएंगे मोस्ट वेलकम है जी। जो नहीं आ रहा मैं आपको एंड में लेके नहीं आऊंगा जी। मॉर्निंग 7:30 to 10। जय माता दी।